Good morning, students. Welcome in the class 10th. We are watching our video of subject science 1 of standard 10, and we are watching our near about third video it is, and it is of चैप्टर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आप लोग को पता है स्टूडेंट्स, हम लोग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देख रहे हैं और अभी तक हमने इसके पूर्व एनर्जी ट्रांसफ़र इन इलेक्ट्रिक सर्किट देखा हुआ है और लास्ट वीडियो में हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी देखा हुआ है। इसके बाद हम लोग को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखना है। बट बिफोर दैट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होने के बिफोर हम लोग को कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखने बेटा। ये सॉल्व एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये आप लोग को परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये जो सॉल्व एग्जांपल्स है, इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये सॉल्व एग्जांपल जो भी आप लोग को दिए हैं ना, ये आप लोग को जो अभी तक जितना पोर्शन पढ़ाना हो गया है उसके आधार पर, उसके फॉर्मूले के बेस पर ये प्रॉब्लम पूछे गए हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि ये फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला ये था हमारा P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू VAB इंटू I, ये फार्मूला था बेटा अपना वाला। ठीक है, इसी फार्मूले के आधार पर हम लोग को ये बाकी के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं। और एक फार्मूला हम लोग को इसमें ये भी यूज़ करना है कि P इज इक्वल टू ये जो 1 जूल अपॉन सेकंड है, जिसका यूनिट वैट है, इसके आधार पर भी हम लोग को एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है। और एक I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये भी फार्मूले का यूज़ हम लोग को इसमें करना है स्टूडेंट। तो इस 3 फार्मूले के आधार पर हम लोग को ये 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब देखिए, आज के वीडियो में मैं आप लोग को ये 4 प्रॉब्लम समझा के बता दूंगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, पेज नंबर 51 पर और 2 प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करके बताया गया बेटा, प्रॉब्लम 3 एंड प्रॉब्लम 4। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट शुरू होने वाला है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो आज मैं आपको ये नहीं बताना चाहूँगा। ये जो पोर्शन है ये हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है और ये इसके लिए हम लोग बीच में से लिंक तोड़ें ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसलिए हम लोग ये जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। बिफोर दैट, ये जो 4 प्रॉब्लम्स आपको आज मैं बताने वाला हूँ वो आपको कौन कौन से भाग पर आधारित है वो भी बताना चाहूँगा। कि जैसे ये देखिए, ये जो 4.2 इलेक्ट्रिक सर्किट वाली जो आकृति हमने देखी थी फिगर, इसके आधार पर आप लोग को एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ये A और B से कितना फ्लो हो रहा है वो हम लोग को इसमें कैलकुलेट करना है। ओके, और जो फर्स्ट प्रॉब्लम आप लोग को इस कुकर कॉइल वाला जो कॉइल हमने यहाँ पे लिया था ना, सोलेनाइड टाइप यहाँ पे लिया था कॉइल, इस कॉइल के आधार पर आप लोगों के नाइक्रोम, ये कॉइल जो हमने यूज़ की थी, अलॉय जो होता है नाइक्रोम, इसके आधार पर ये कॉइल हमने बनाई थी, उसके आधार पर आप लोग को पहला प्रॉब्लम दिया गया है। थर्ड प्रॉब्लम जो है ना बेटा, वो थर्ड प्रॉब्लम आप लोग को एक इलेक्ट्रिक आयरन होता है ना, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में इस्त्री कहते हैं, इस्त्री के उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे बदलाव किए जाने पर दिया गया जो पावर होगा, मतलब इलेक्ट्रिक पावर जो होगा 1100 वाट और 330 वाट का, उस दोनों पावर में आप लोग को कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और कितना रेजिस्टेंस उसके अंदर क्रिएट होता है, ये दोनों चीज़ें दोनों टेम्परेचर पे कैलकुलेट करनी है। मतलब थर्ड जो प्रॉब्लम है वो होगा आप लोग का इलेक्ट्रिक आयरन वाला। और फोर्थ प्रॉब्लम है बल्ब वाला, जिसमें हम लोग टंगस्टन वायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके लिए आप लोग को ये चौथे प्रॉब्लम में जो बल्ब दिया गया है उसमें से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, उसके आधार पर वो बल्ब कितने वाट का है वो ज्ञात करना है। और वो ज्ञात होने के बाद आप लोग को वही बल्ब अगर 10 घंटे चलाना है तो उसमें कितनी विद्युत खर्च होगी ये भी ज्ञात करना है। तो ये चारों उदाहरण मेरे हिसाब से तो बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण है। इन चारों उदाहरणों को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए बेटा, आप लोग के सामने यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल्स रखे गए हैं। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखना चाहेंगे कि 6 मीटर लॉन्ग वायर, मतलब एक 6 मीटर लॉन्ग वायर है जो कि कॉइल के आधार पर है। ये गणित अभी मैंने आप लोग को बताया
कि 6 मीटर लॉन्ग वायर मेड फ्रॉम एन अलॉय नाइक्रोम। नाइक्रोम जो धातु है, मिश्र धातु है, उससे बनाई गई तार से, मतलब एक कॉइल बनाई गई बेटा, जो कि 6 मीटर लंबी थी। इस शेप इनटू अ कॉइल एंड गिवन फॉर अ प्रोड्यूसिंग हीट, और उसके द्वारा हीट प्रोड्यूस होती थी। इट हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। इसमें कितना रेजिस्टेंस है बेटा? 24 ओम का रेजिस्टेंस है। तो कैन वी गेट मोर हीट इफ द वायर इज कट इनटू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। मतलब इसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि यदि उस कॉइल को आधा काट दिया जाए तो उसमें आप लोग को ज़्यादा ऊष्मा मिलेगी क्या? एंड शेप इनटू अ कॉइल, मतलब उस कॉइल के शेप में ही रखना है, लेकिन उसके 2 टुकड़े कर देने हैं हम लोग को, ठीक है? आधा बीच में से काट देना है और आधे कॉइल का उपयोग करके हम लोग को उसकी पावर कैलकुलेट करनी है। मतलब इसमें कितना पावर जनरेट होगा ये हम लोग को देखना है। तो फॉर गेटिंग एनर्जी द 2 एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू अ सोर्स विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। अब ये तो पता ही है बेटा आप लोग को कि इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में प्रोवाइड होता है या वायर के थ्रू जाता है वो हमारे इंडिया में कितना है बेटा? 220 वोल्ट है। तो ये हर गणित के लिए समान रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट ही हमेशा रहने वाला है। तो अब हम लोग ए प्रॉब्लम देखते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं। पॉइंट ए, हम लोग को देखिए बेटा, कॉइल ऑफ हाफ लेंथ कैलकुलेट करना है और कॉइल ऑफ होल वायर कैलकुलेट करना है। ये इसलिए कैलकुलेट करना है, वैसे तो गणित में आप लोग को हाफ लेंथ ही कैलकुलेट करने के लिए बोली है, लेकिन हम लोग कॉइल ऑफ होल लेंथ इसलिए कैलकुलेट करने वाले हैं ताकि आप लोगों को दोनों में डिफरेंस पता चल सके। अब देखिए आप लोग को पता है कि कॉइल ऑफ होल वायर के लिए फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, P = V²/R। क्या ये फार्मूला आपने इसके पूर्व देखा है? जी हाँ, बिल्कुल देखा है। ये देखिए आपके सामने ये फार्मूला है ना, P = VAB × I। अब देखिए इसी को V²/R में बदल दिया गया है। ये कैसे आएगा मैं बताता हूँ। देखिए फार्मूला है P = V × I, ये फार्मूला है। अब आप लोग को पता है बेटा कि I बराबर होता है V/R, as we know that I = V/R। if we are put the value of I in this equation number 1 मान के चलते हैं, put the value of I in equation number 1, तो therefore P = क्या होगा? V जैसे कि वैसे ही रखने हैं और I की वैल्यू जो है वो V/R यहाँ पे हम लोग रख लेंगे। तो इसका सूत्र क्या बन जाता है? V²/R। तो P = ये समझ में आ गया बेटा V²/R कैसे आया, है ना? ये सूत्र आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। इस सूत्र का हम लोग को चारों गणितों में, लगभग चारों गणितों में इसका उपयोग करना है, तीसरा गणित छोड़कर, चौथा गणित छोड़कर, सॉरी। अब देखिए यही सूत्र हम लोग को यहाँ पे भी यूज़ करना है कि P = V²/R। तो V की वैल्यू कितनी दी है बेटा आप लोग को? V यहाँ पे दिया है 220 वोल्ट। और हमको कैलकुलेट क्या करना है? हम लोग को इस गणित में कैलकुलेट करना है कि यदि उस कॉइल को आधा कट कर दिया जाए तो उसमें से प्रवाहित होने वाला जो रेजिस्टेंस है, पावर है, वो कितना होगा? वो ज़्यादा होगा या कम होगा? तो हम लोग P कैलकुलेट कर रहे हैं पूरे वायर की। तो पूरे वायर के लिए जो रेजिस्टेंस था वो 24 ओम था। तो 220 V की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 220, इसका वर्ग, इसका स्क्वायर अपॉन R। रेजिस्टेंस कितना दिया बेटा आप लोग को? 24 ओम। तो हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो 220 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग को पता है बेटा? 48,400 इसका स्क्वायर होता है। 48,400 को यदि हमने 24 से डिवाइड कर दिया तो आपका उत्तर 201 वैट आता है। ये आप लोग करके देखिएगा, ठीक है? फिर हम लोग पार्ट 2 देखते हैं। इसमें बी पॉइंट, कॉइल ऑफ हाफ लेंथ वायर, यानी कि आप लोग को सेम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, P = V²/R। अब जैसे आपको पता है कि ब्रैकेट में आप लोग को V की वैल्यू रख लेनी है 220 होल स्क्वायर। अब R की वैल्यू यहाँ पे कितनी लेनी है बेटा? वायर को 2 भाग में कट कर दिया है हमने और इसका आधा रेजिस्टेंस ये होगा कि 12 ओम होगा। तो यहाँ पे 220² हमने ले लिया है। ये फुल वायर के लिए 24 ओम है और आधे वायर के लिए 12 ओम है। तो 220 का जो स्क्वायर होता है वो कितना है? 48,400। सेम वैल्यू यहाँ पे भी आएंगी। अपॉन इसको क्या करना है? अपॉन करना है 12। मतलब 48,400 को यदि हमने 12 से भाग दिया तो आपका उत्तर यहाँ पे आता है 403 वैट, जो कि देखा जाए तो पूरे वायर को 201 वैट पावर विद्युत शक्ति इसमें
जनरेट होती है और वही अगर आधा कर दिया जाए उस वायर को और उसमें से विद्युत प्रवाह छोड़ा जाए तो उसमें विद्युत शक्ति जनरेट होती है 403 वैट। मतलब वो ज़्यादा होगी, आधे वायर में ज़्यादा होगी और फुल वायर में कम होगी। दिस मीन दैट मोर हीट विल बी ऑब्टेन आफ्टर कटिंग द वायर इनटू हाफ। मतलब यदि वायर को आधा काट दिया जाए तो उसमें से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत शक्ति होगी वो ज़्यादा होगी। मतलब उसमें जो प्रवाहित होने वाली विद्युत ऊर्जा होगी, ऊष्मा होगी, वो भी ज़्यादा होगी। अब चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, जो कि आधारित है ये दिए हुए आकृति के ऊपर। ये जो आकृति में मैंने बताया था ना आप लोग को, ए और बी के बीच में जो प्रतिरोध बताया गया है, इसके बीच में से जाने वाला विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो अ सेल इज कनेक्टेड टू अ 9 ओम रेजिस्टेंस। मतलब ए और बी के बीच में एक 9 ओम का रेजिस्टेंस हमने जोड़ लिया है। बिकॉज ऑफ विच हीट ऑफ 4000 जूल इज प्रोड्यूस पर सेकंड। मतलब जिसमें से कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है बेटा, वो होगी 4000 जूल पर सेकंड। अब देखिए जूल पर सेकंड ये फार्मूला हमने देखा हुआ है। जूल पर सेकंड देखिए यहाँ पे जूल पर सेकंड ये फार्मूला हमने देखा है, यानी कि वैट होता है और वैट किसकी इकाई है, पावर की, है ना। तो इसका उदाहरण हम लोग इसमें डायरेक्ट बोल सकते हैं कि पावर बराबर क्या होगा, 400 जूल 400 जूल अपॉन 1 सेकंड। यानी कि इसको भाग देने के बाद इसका पावर का आंसर आएगा बेटा 400, ठीक है। और 400 जूल पर सेकंड ये इसका आंसर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। और वो रेजिस्टेंस 9 ओम है, तो हम लोग को ये प्रोड्यूस पर सेकंड ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसके आधार पर इतनी ऊर्जा का इसमें निर्माण होता है। तो ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हम लोग को क्या करना है, ए और बी में से जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस में से। मतलब जिस रेजिस्टेंस के थ्रू वो जा रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हीट एट 400 जूल पर सेकंड मीन्स P इज इक्वल टू 400 जूल पर 1 सेकंड इज इक्वल टू 400 जूल पर सेकंड। यानी कि P की वैल्यू हम लोग को ये रखनी है। अब हमको पता है P का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू है बेटा V स्क्वायर अपॉन R। तो P की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, 400 इज इक्वल टू V स्क्वायर, हम लोग को V कैलकुलेट करना है तो V स्क्वायर जैसे कि वैसे ही रखेंगे, अपॉन R इज इक्वल टू क्या है बेटा, R इज 9। तो यहाँ पे आप लोग गिवन में R इज इक्वल टू 9 ओम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। तो 9 और P इज इक्वल टू 400। तो V स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 400 इंटू 9। तो यहाँ पे V स्क्वायर इज इक्वल टू 400 इंटू 9 कर दिया, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 400 इंटू 9। अब आप लोग को पता है 400 और गुना 9 करने के बाद आपको इसका उत्तर कितना मिलता है, 3600। अब आपको याद होगा कि 3600 जो है वो 60 का वर्ग है, 60 का स्क्वायर है। तो यदि हमने यहाँ पे इज इक्वल टू 60 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 60 स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख लिया, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल। मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैं इस तरह से आप लोग को इसको हल करके बताता हूँ। 3600 ये हमने लिख लिया। अब इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 60 स्क्वायर। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो आप लोग को यहाँ पे डायरेक्टली V की वैल्यू मिल जाती है 60, ठीक है। यानी कि V इज इक्वल टू 60 वोल्ट। तो इसमें से जो प्रवाहित होने वाली पोटेंशियल डिफरेंस होगी पॉइंट ए और बी के बीच में, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस जो 9 ओम का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लिया था, उसमें से जाने वाली पोटेंशियल डिफरेंस विभव अंतर कितनी होगी, 60 वोल्ट, 60 वोल्ट, ठीक है। अब चलते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड प्रॉब्लम जो है वो इलेक्ट्रिक आयरन के ऊपर बेस है। मैंने आप लोग को बताया था कि इलेक्ट्रिक आयरन यानी हम लोग वो चीज़ देखने वाले हैं जिसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रिक इस्त्री, है ना। तो एक इलेक्ट्रिक इस्त्री है, uses a power of 1100 watt when set to a higher temperature। मतलब उसको एक हायर टेम्परेचर पर सेट करना है, तो उस आयरन से जो पावर बहने वाला है वो होगा 1100 वैट। इफ सेट ऑफ लोअर टेम्परेचर, इफ सेट टू लोअर टेम्परेचर इट यूजेस 330 वैट पावर। और यदि उसी इस्त्री को लोअर टेम्परेचर पे सेट किया जाए तो उसमें से बहने वाला पावर होगा बेटा 330 वैट। तो फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट एंड द रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस फॉर 2 सेटिंग्स। मतलब ये दोनों सेटिंग में, मतलब उच्च तापमान और कम तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे आप लोग को बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना है और रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है दोनों सेटिंग में।
द आयरन इज कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। आप लोग को पता है कि इंडिया में पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट हम लोग को कंसिडर करना है। तो गिवन आप लोग को यहाँ पे लिखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग को 220 वोल्ट दिया गया है। फिर पावर यानी कि P इज इक्वल टू हम लोग को फर्स्ट कंडीशन हाई टेम्परेचर के लिए 1100 वाट दिया गया, और लो टेम्परेचर के लिए सेकंड कंडीशन बी के लिए 330 वाट दिया गया। तो हम लोग ए और बी अलग अलग कैलकुलेट करते हैं पावर। तो ए पावर कैलकुलेट करने के लिए आप लोग को यहाँ पे ए और बी कंडीशन में आप लोग को पावर दिया गया है, अलग अलग पावर। तो इसके आधार पर अलग अलग करंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो कि पावर हम लोग ले लेंगे पहले वाली कंडीशन हाई टेम्परेचर का 1100 वाट। अब इसमें आप लोग को पता है कि आई का फार्मूला क्या है, यहाँ पे आपको पता है बेटा कि P का फार्मूला क्या है, V इंटू आई है ना, आपको पता है। यदि इसमें अगर हम लोग को I1 कैलकुलेट करना है पावर दिए गए पावर के आधार पर, V तो सेम होगा, तो I1 अलग अलग दो करंट कैलकुलेट करने वाले हैं ना हम लोग, तो I1 और I2 ये दो वैल्यूज इसमें कंसिडर करेंगे। तो P इज इक्वल टू V इंटू I1। तो इसी को I1 में कन्वर्ट करने के लिए I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला P अपॉन V। तो I1 इज इक्वल टू P अपॉन V, ये फार्मूले से बन जाता है नेक्स्ट फार्मूला। तो P की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की हुई है 1100 अपॉन 220, और ये 0 गेट कैंसिल, तो 110 को अगर 22 से भाग देंगे तो आपका उत्तर मिलता है 5 एम्पियर। इसमें से बहने वाला करंट कितना होगा बेटा, 5 एम्पियर। और फिर कंडीशन बी देखते हैं, पावर दिया है लो टेम्परेचर पे 330 वाट। अब यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, P इज इक्वल टू V इंटू I2। तो I2 इज इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन V। तो P कितनी है 330 अपॉन V कितनी है 220। अब देखिए बेटा ये लास्ट 0 गेट कैंसिल, तो 33 अपॉन 22 यानी कि 1 अपॉन 1.5 एम्पियर, इसका आंसर आप लोग को मिल जाता है। तो दोनों कंडीशन में से फ्लो होने वाला करंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, हाई टेम्परेचर पे 5 एम्पियर और लो टेम्परेचर पे 1.5 एम्पियर। अब हम लोग को दोनों कंडीशन में से फ्लो होने वाला रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस R1 के लिए आप लोग को फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये ओम्स लॉ है ना। V इज इक्वल टू आई आर भी बोलते हैं हम लोग, याद होगा आप लोग को। तो R1 यानी कि हाई टेम्परेचर का रेजिस्टेंस 1 और R2 यानी कि लो टेम्परेचर का रेजिस्टेंस 2 होगा। इसमें से बहने वाला करंट हमने यहाँ पे I1 और I2 लिख लिया है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। तो V इज इक्वल टू आप लोग को 220 लेना है, और अपॉन I1 इज इक्वल टू अभी जो हमने कैलकुलेट किया था I1 इज इक्वल टू 5 ले लेना है। तो 220 अपॉन 5 इज इक्वल टू 44 ओम आपको इसका आंसर मिलता है। और R2 यदि कैलकुलेट करेंगे तो R2 इज इक्वल टू V अपॉन I2, ये फार्मूला बदल जाएगा। दूसरे टेम्परेचर के लिए, लो टेम्परेचर के लिए हम लोग को यहाँ पे I2 जो कैलकुलेट किया हुआ है वो उस वैल्यू ले लेनी है। V बराबर 220 अपॉन I2 इज इक्वल टू 1.5 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो 220 अपॉन 1.5 से अगर भाग देते हैं तो इसका आंसर आप लोग को मिलता है 146 ओम। यानी कि हाई टेम्परेचर पे जो 1100 वाट पे हमने आयरन को सेट किया हुआ था, उसमें से प्रवाहित होने वाला जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो कितना होगा बेटा, 44 ओम होगा। और 330 वाट के लिए प्रवाहित होने वाला प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस कितना होगा, 146 ओम होगा। अब चलते हैं हमारे फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ। तो फोर्थ प्रॉब्लम जो है वो आप लोग को इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में दिया गया है, मतलब टंगस्टन बल्ब है जिनको हम लोग को एक होम सर्किट में कनेक्ट करना है। तो होम इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो 220 वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। An electric tungsten bulb is connected into a home circuit. The home electric supply runs at 220 volt potential difference. When switch on, मतलब स्विच जब ऑन करेंगे, a current of 0.45 एम्पियर flows through the bulb. जब करंट ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करते हैं तो करंट इसमें से बहने वाला करंट कितना होगा बेटा, 0.45 एम्पियर। मतलब देखिए यहाँ पे आप लोग को पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V दिया हुआ है 220 वोल्ट है, और फिर करंट दिया गया है 0.45 एम्पियर। तो व्हाट मस्ट बी द पावर ऑफ द बल्ब, इसके आधार पर, ये दोनों संख्याओं के आधार पर हम लोग को पावर कैलकुलेट करना है। फिर दूसरी कंडीशन ये दी है कि इफ इट इज केप्ट ऑन फॉर 10 आवर्स, मतलब यदि हम लोगों ने 10 घंटे के लिए वो बल्ब चालू रखा तो कितनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होंगी, मतलब कंज्यूम होगी, वो हम लोग को दूसरा इसी गणित में दूसरा पार्ट इसमें कैलकुलेट करना है। तो आप लोग को जो गिवन दिया हुआ है वो संख्या हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया बेटा यहाँ पे, 220 वोल्ट, यानी कि V इज इक्वल टू 220 वोल्ट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। करंट इज इक्वल टू I, ये देखिए 220 वोल्ट जो है वो V है, और करंट जो है 0.5 एम्पियर
0.45 एम्पियर इज इक्वल टू आई है। तो आप लोग को पता है कि पावर का फार्मूला क्या है, यहाँ पे गलती से W नहीं आना चाहिए बेटा, W उसकी इकाई होती है, यूनिट होता है। पावर को हम लोग P से ही डिफाइन करते हैं। तो P इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ये फार्मूला हमने देखा हुआ है इसके पूर्व 2-3 गणितों में। P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन V, करंट इन एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 220 और करंट कितना दिया है बेटा 0.45। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग को पावर कितना मिलता है 99 वैट। मतलब जो बल्ब हम लोगों ने जलाया हुआ है, व्हेन स्विच ऑन द करंट ऑफ 0.45 एम्पियर फ्लो थ्रू द बल्ब, व्हाट मस्ट बी द पावर ऑफ द बल्ब। मतलब हम लोग को उस बल्ब का पावर ज्ञात करना था, मतलब वो बल्ब कितने वैट का ज्ञात करना था। तो वो बल्ब कितने वैट का है 99 वैट का है, 99 वैट का है। फिर अब हम लोग को ये बताया गया है कि यही बल्ब अगर 10 घंटे चालू रहा तो उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्ची होंगी। तो देखिए, द बल्ब मस्ट बी ऑफ पावर 99 वैट इन 10 आवर्स। अब 10 घंटे के लिए 99 वैट का बल्ब 10 घंटे चलेगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं 99 वैट इंटू 10 आवर्स इज इक्वल टू 999 इंटू 10 कितना होता है 990, और W इंटू एच यानी कि वैट आवर। अब देखिए बेटा 990 वैट आवर को हम लोग को किलो वैट आवर में कन्वर्ट करना है। तो वो किलो वैट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ तो ये इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 990 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू क्या होता है 0.99 किलो वैट आवर। और यही है इज इक्वल टू 0.99 यूनिट। जो एक यूनिट होता है ना हमारे इलेक्ट्रिक मीटर में, जो यूनिट घूमते हैं, तो वो लगभग 1 यूनिट के करीब, वो बल्ब अगर 10 घंटे चालू रखते हैं हम लोग तो 1 यूनिट तक के बिल घूमेगा। ये इसका आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जो ये वीडियो आप लोगों ने देखा हुआ है वो वीडियो आप लोग को समझ में आया है। ट्राई टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स एज पर आई एक्सप्लेन टू यू, एंड प्लीज टू try to write it in your fair copy. So until our next video, I will tell the next part of this chapter, magnetic effect of electric current. Till then, take care of yourself and your family. Be happy and stay healthy. Take care student. Bye.